नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको हिंदी द्वितीय का पाठ 7 अपना हाथ जगन्नाथ पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे छात्रों, अपना हाथ जगन्नाथ कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें दो भाई हैं, एक छोटा भाई रमन और उसका बड़ा भाई विवेक। रमन गांव में रहता है। वह 14 वर्ष के करीब का बच्चा है जो 10वीं कक्षा का छात्र है। दूसरी ओर विवेक रमन के बड़े भाई हैं जो 2 साल से कचहरी में वकालत कर रहे हैं। कहानी इस प्रकार से है कि रमन छोटा है और उनके पिता गांव में रहते हैं, माता पिता, और वे चाहते हैं कि रमन को अच्छी शिक्षा पाने के लिए शहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाए जहां उनके बड़े भाई रहते हैं। रमन जब शहर आता है तो वह यहाँ के अकेलेपन को देखता है क्योंकि उसका बड़ा भाई नौकरी करने के लिए कचहरी में चले जाते हैं। वह पूरे दिन अकेला रहता है। उसको अकेलापन बहुत बुरा लगता है। साथ ही उसे अपने बाबूजी पर भी रह रहकर गुस्सा आता था जिन्होंने उन्हें शहर भेज दिया। लेकिन उन्हें अपनी अम्मा की एक बात याद आती है जब अम्मा ने उनसे कहा था कि अपने बड़े भाई का ख्याल रखना। यह बात रमन के हृदय में काफी भीतर तक चली गई और उन्हें अम्मा के एक एक शब्द की उनका ख्याल रखना बार बार कानों में गूंजते थे। एक दिन जब विवेक कचहरी चले गए तो उन्होंने रमन से कहा कि तुम खाना खा लेना, पानी रहा भरा हुआ है, तुम पानी पी लेना। तो रमन का मन उदास था, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि काफी गंदगी फैली हुई है। तो एक छोटे बच्चे के मन में उस समय क्या क्या भावनाएं आईं जब उनके पिता ने उनको गांव से शहर के लिए भेजा और किस प्रकार से अम्मा अर्थात अपनी माता जी की बातें उन्हें स्मरण रही और किस प्रकार से उन्होंने अपने भाई का हृदय प्रसन्न कर डाला। यह कहानी इसी पर आधारित है। अब मैं आपको यह कहानी विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। रमन अपने बड़े भाई विवेक के पास पहली बार शहर आया था। उसे गांव की याद आ रही थी। शहर में पहले ही दिन उसे बुरा लग रहा था। विवेक भैया कचहरी से 5 बजे से पहले नहीं लौटेंगे, कहकर गए हैं कि कुछ काम हो तो मुझे फोन कर लेना। खाना पका रखा है, पानी भरा रखा है। पर रमन का मन नहीं कि कुछ खाए या पिए। घर में अकेलापन उसे काटने को दौड़ रहा है। रमन को बाबूजी पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ही जिद करके उसे विवेक के पास शहर भेज दिया था। कहते थे शहर के स्कूल में पढ़ेगा तो जिंदगी बन जाएगी। बड़े भैया 2 साल से वहां कचहरी में वकालत कर रहे हैं, उन्हीं के पास रहकर पढ़ लेना रमन। परंतु यहां तो वह बोर हो रहा है। फिर एकाएक रमन को अम्मा का चेहरा याद आया। रुआंसी होकर अम्मा बोली थी, बेटा भैया की तरह पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भैया की बात सुनना, उनका ख्याल रखना। बात सुनना, इस बात से ज्यादा जरूरी था उनका ख्याल रखना। अम्मा की बात याद आते ही रमन को इस बात का एहसास हुआ कि अम्मा उसे कितना जिम्मेदार समझती हैं। हालांकि वह अभी 10वीं कक्षा में ही पढ़ता है। वैसे बड़े भैया का ख्याल रखना जरूरी भी था। रमन ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। भैया इस तरह से कैसे रहते हैं? यह छोटा बच्चा सोचने लगा कि भैया इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हैं, क्योंकि चारों ओर ये एक शहरी जीवन को दिखा रहा है जब लोगों के पास समय नहीं होता। तो रमन जो था वो गांव का बच्चा था जहां साफ सफाई, लोगों के पास समय अधिक रहता है अपने लिए, दूसरों के लिए। लेकिन शहरी जीवन इतना
गतिमान होता है, इतनी तेजी से चलता है कि यहाँ पर अपने लिए भी समय नहीं होता। तो जब रमन देखता है चारों ओर तो वहां गंदगी फैली होती है उनके भाई के घर में। तो वह सोचते हैं कि ये इतने गंदे घर में किस प्रकार से रह लेते हैं, जो अस्त व्यस्त हो रखा है। अब आगे रमन सोचता है, पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। एक तरफ पलंग पर कपड़े पड़े थे तो दूसरी तरफ अखबार। कमरे में धूल भी कितनी भरी पड़ी है। लगता है यहाँ कभी झाड़ू लगाई ही नहीं जाती। अम्मा घर की यह हालत देख लें तो पूरा घर सिर पर उठा लें। रमन ने सोचा, बोरियत दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कमरे की सफाई। इसे मजेदार बनाने के लिए उसने पहले टीवी ऑन किया। उस पर धूल की ढेर सारी परत जमी हुई थी। उसने एक साफ कपड़ा लिया और टीवी की धूल साफ की। लो, टीवी का रंग तो एकदम से बदल गया। कितना साफ नजर आ रहा है अब, वह अपने आप से बोला। इसके बाद रमन ने अखबारों के ढेर को साफ करने का निर्णय किया। अखबारों के 4 ढेर अलग अलग लगे हुए थे। उसने सोचा, बिना पूछे इन्हें रद्दी वाले को देना ठीक नहीं। कमरे के ऊपर की तरफ परछत्ती थी। उसने सारे अखबारों को कमरे की परछत्ती पर रखने का फैसला किया और वही अखबारों का एक बड़ा ढेर लगाया। वापस कमरे में आने पर रमन ने सोचा, कपड़ों को देखूं। विवेक भैया के कुछ कपड़े गंदे थे, कुछ साफ। कमीजों के कॉलर, आस्तीन और पैंट देखकर उसे मालूम हो गया कि कौन से कपड़े साफ हैं और कौन से गंदे। गंदे कपड़ों को उसने बाथरूम में रखा और साफ कपड़ों को दीवार पर लगी खूंटी पर टांगा। खूंटी पर भी धूल थी। उसने सफाई करने वाले कपड़े से खूंटी पर लगी धूल साफ की और फिर कपड़े टांग दिए। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, पर विवेक भैया ने रजाई बाहर ही रखी हुई थी। रमन ने फोल्डिंग चारपाई पर बिछाई और रजाई गद्दे बाहर धूप में रख दिए। आज दिन भर धूप लग जाएगी तो फिर शाम को पेटी में नेप्थालीन की गोलियां डालकर रजाई रख देंगे। इससे रजाई में कीड़े नहीं लगते और उसमें से गंध भी नहीं आती। इसके बाद रमन ने चादरें तह की। उन्हें अलमारी में रखने के लिए जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, वह परेशान हो गया। पूरी अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी, परंतु रमन अलमारी को नहीं छेड़ना चाहता था। रमन क्यों नहीं छेड़ना चाहता था अलमारी को? वह इसलिए नहीं छेड़ना चाहता था क्योंकि अलमारी में उसके भाई के कुछ इंपॉर्टेंट कागज भी हो सकते हैं। तो इस डर के मारे कि पता नहीं कौन सा उनका जरूरी सामान इसमें रखा हुआ हो, तो वह उनको छेड़ना भी नहीं चाहता था। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रमन कितनी होशियारी से सब सामान को रख रहा था, सजा रहा था, और किस तरीके से उसने टीवी के ऊपर की जो धूल पोंछी उससे टीवी का असली रंग दिखने लगा, जिससे उसे लगा कि अरे तो टीवी का रंग ही बदल गया है। क्योंकि घर बहुत अस्त व्यस्त था, काफी धूल मिट्टी उसमें हो रखी थी और रमन वह सब साफ कर रहा था। रमन ने इसी प्रकार अपने भाई की अलमारी भी देखी। अलमारी भी उनकी अस्त व्यस्त पड़ी थी और वो उसको छेड़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसमें कोई भैया का जरूरी सामान रखा होगा। यह उसकी अपनी व्यक्तिगत कुछ सोच थी। पूरी अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी, परंतु रमन अलमारी को नहीं छेड़ना चाहता था। इसमें भैया का जरूरी सामान रखा होगा, फिर उनकी व्यक्तिगत चीजों को हाथ लगाना भी ठीक नहीं था। रमन ने देखा अलमारी का निचला हिस्सा खाली था। उसने चादरें वहीं रख दी, फिर कमरे की चारपाई खड़ी कर दी। अब कमरा कुछ ठीक दिख रहा था। कमरे में पानी की कुछ खाली बोतलें, कुछ फटे कागज, खाली डिब्बे भी थे। इन्हें रमन ने बाहर कूड़े में फेंक दिया। फिर भैया की पढ़ने वाली मेज के पास गया। मेज पर भी धूल थी। उसने मेज के सारे कागज कुर्सी पर रखे और मेज को साफ किया। इस पर कुछ बिछाना चाहिए, पर क्या? उसने अलमारी खोली। उसमें एक छोटी सी चादर रखी थी। उसे निकालकर 2 तह करके उसे मेज पर बिछा दिया। फिर कागजों की धूल साफ करके उन्हें मेज पर रखा। फिर किचन से कांच का एक गिलास लाया। उसमें
उसमें मेज पर रखे पेन, पेंसिल, कैंची और स्टेपलर खड़े किए। किताबों को अलमारी में सजाया। अभी पंखा साफ करना और कमरे में झाड़ू लगाना बाकी था, पर उससे भी जरूरी था जाले साफ करना। यह काम उसने झाड़ू से ही किया। सींक वाली झाड़ू लेकर हल्के हाथों से कमरे में लगे जाले साफ किए और फिर हल्के गीले कपड़े से पंखा साफ किया। इन दोनों कामों के लिए उसने कुर्सी का इस्तेमाल किया। कुर्सी पर चढ़कर ही वह छत और पंखे तक पहुंच सकता था। रमन कुछ थकान महसूस कर रहा था। उसने सोचा, एक कप चाय पीकर झाड़ू लगाई जाए। किचन में गया तो वहां भी हालत खराब थी। बर्तन गंदे थे और साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। रमन ने सोचा, किचन तो कल साफ करूंगा, फिलहाल बर्तन धो देता हूं। एक एक करके रमन ने बर्तन धोए, फिर चाय बनाई और चाय पीकर झाड़ू उठाई। कमरे में झाड़ू लगाने के बाद अब रमन क्या देखता है? रमन देखता है कि चारों ओर इतना अस्त व्यस्त है। अब उसने सोचा कि चलो मैं झाड़ू ही लगा दूं, जिससे कुछ सफाई और हो जाए। किचन को पानी से साफ किया। अगर कमरा रोजाना साफ किया जाए तो उसमें पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कमरे की हालत ऐसी नहीं थी कि बिना पोछा लगाए काम चल जाए। रमन ने कमरे में पोछा लगाया और फिर नहाने चला गया। सोचा, भैया के भी कपड़े साफ कर दूं। गांव में कई बार बाबूजी के कपड़े भी धोया करता था। शाम को जब विवेक घर लौटा तो कमरे की काया पलट देखकर दंग रह गया। छोटे भाई से पूछा, क्यों रे, तू तो बड़ा सयाना हो गया है, इतना सब कैसे किया? रमन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, यह सब अम्मा ने सिखाया है। वह कहती हैं, अपना काम अपने आप करना आना चाहिए। हाँ जानता हूँ, मुझे भी कहा करती थी, पर मैंने कभी यह सब नहीं किया। छोटा होने के बावजूद तू मुझसे ज्यादा समझदार निकला। यहाँ पढ़ने तुम आए हो, पर असल में मुझे भी तुमसे सीखने की जरूरत है, विवेक ने कहा। फिर बोला, इतने काम का अब तुम्हें इनाम भी मिलना चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक उसे पढ़ने के लिए दी। पुस्तक देखकर रमन खुशी से उछल पड़ा। अब प्यारे छात्रों, यहाँ तक यह पाठ जो आपका लिखित था, यह मैंने पढ़ा है और आप लोगों को मैंने इसे अच्छी तरह समझा दिया है कि यह पाठ के अंदर एक छोटे बच्चे रमन की कहानी है जो गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए आता है। दो प्रकार की जिंदगी इसमें दिखाई गई है। एक शहरी जीवन जिसमें अपने लिए भी मनुष्य को समय नहीं है, जो उनका बड़ा भाई विवेक के माध्यम से लेखक ने दर्शाया है। दूसरी ओर रमन है जो गांव से आया है, जो अम्मा की एक एक बात को ध्यान से मानते थे। उनके और इतनी छोटी सी उम्र में उनको सारा काम करना भी आता है घर का, तो यह ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। अब यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। ये शब्दों के अर्थ लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न आपको कॉपी पर करने हैं। जो इस प्रकार के शब्दार्थ हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पर उतारेंगे और साथ ही इन्हें याद भी कर लेंगे। यहाँ पर मैं प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अपनी कॉपी पर इन्हें याद करके लिख लेंगे। यह संपूर्ण कार्य आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा जा रहा है। शहर में रमन का मन क्यों नहीं लग रहा था? पहले ही दिन से रमन का मन शहर में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे गांव की याद आ रही थी। घर में उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। रमन को अम्मा की कौन सी बात याद आई और उसने क्या फैसला किया? रमन को अम्मा की यह बात याद आई कि भैया की बात सुनना और उनका ख्याल रखना। उसने पूरे घर को अस्त व्यस्त देखकर उसकी सफाई करने का फैसला किया। रमन ने अलमारी में रखी अस्त व्यस्त चीजों की सफाई क्यों नहीं की? रमन ने सोचा कि अलमारी में भैया का जरूरी सामान रखा होगा। उसे लगा कि उनकी व्यक्तिगत चीजों को हाथ लगाना भी ठीक नहीं था। रमन ने किचन की सफाई किस प्रकार की?
एक एक करके रमन ने बर्तन धोए, फिर चाय बनाई और चाय पीकर झाड़ू उठाई। कमरे में झाड़ू लगाकर उसने किचन को पानी से साफ किया। अब आपके मौखिक प्रश्न। रमन को अपने बाबूजी पर गुस्सा क्यों आ रहा था? बाबूजी ने जिद करके रमन को विवेक के पास शहर भेज दिया था, इसलिए उसे बाबूजी पर गुस्सा आ रहा था। रमन ने बोरियत भगाने के लिए क्या तरकीब निकाली? रमन ने बोरियत भगाने के लिए कमरे की सफाई करने का निश्चय किया। कपड़ों को कीड़ों और गंध से बचाने के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग किया जाता है? कपड़ों को कीड़ों और गंध से बचाने के लिए नेप्थलीन का इस्तेमाल किया जाता है। रमन को घर का काम काज किसने सिखाया था? रमन को घर का कामकाज अम्मा ने सिखाया था। इनाम के तौर पर रमन को क्या दिया गया? इनाम के तौर पर रमन को एक पुस्तक दी गई। प्यारे छात्रों, इस प्रकार आपका पाठ 7 पूर्ण होता है। इसमें शब्दार्थ, लिखित प्रश्न तथा मौखिक प्रश्न, जो कि मैंने आपको अभी समझाए हैं, उन्हें कॉपी पर करना है। शेष आपको पुस्तक पर ही करना है। मैं आशा करती हूं कि आप सभी इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें आई अभ्यास कार्य को आपको किताब पर ही कर लेना है और यह समस्त कार्य आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसे शुभकामना के साथ। धन्यवाद।